अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 11 है। लेक्चर 11 में हम रिव्यू एक्सरसाइज 1 करेंगे स्टार्ट। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़। हर यूनिट की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज बहुत अहम होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ हैं। मैंने ना इनके ऑप्शंस नहीं लिखे, लेकिन मैंने चैप्टर 1 में जो मैं बताऊंगा मैं उसमें लेक्चर 1 में भी डिटेल से बता चुका हूँ। दोबारा देख ले। सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 है क्या? वो उसने हमसे पूछा है कि रैशनल है, इररेशनल है, ये क्या चीज़ है। उसमें लेक्चर 1 में मैंने डीपली बता दिया था आपको। दोबारा बता देता हूँ कि अगर हम इसको सिंपल कैलकुलेटर से करें ना, स्क्वायर रूट 7 को, स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू ये आता है हमारे पास 2.6457, इस तरह अप टू 100। इस पर ज़रा गौर करना है, क्या डेसिमल के बाद कोई पैटर्न रिपीट हुआ है? नहीं रिपीट हुआ, तो नॉन रिकरिंग हुए। क्या ये रुक गए, कहीं जाके रुके, टर्मिनेट हुए? नहीं हुए, चलते जा रहे हैं, ना कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो होते हैं डेसिमल नंबर्स, हम उनको क्या कहते हैं? हम उससे इररेशनल नंबर्स कहते हैं। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ये कौन से होते हैं हमारे पास? ये होते हैं इररेशनल नंबर्स। और इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर्स डेट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू इज कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ये तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज था, उसका पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट है उसका, पाई एंड एल आइडेंटिटी आर्स। ये दोनों कौन सी हैं? तो ये दोनों हैं इररेशनल नंबर्स। ये भी कौन से हैं? इररेशनल नंबर्स। क्योंकि ये दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। उसके बाद है हमारे पास इसी का पार्ट 3, इफ n इज नॉट अ प्रीफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। अब तीसरे को मैं अगर पहले से रिलेट करूँ, इसने इसमें थ्योरी लिखी हुई है, इसको सिंपल लिख दिया उसने मैथमेटिकल फॉर्म में। ज़रा गौर करो, वो कह रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो n है वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं इररेशनल नंबर। जिस तरह 7 है। अब 7 है किसी चीज़ का मुरब्बा? नहीं है। लेट्स सपोज के मैं यहाँ लिख देता हूँ 36 स्क्वायर रूट 36 लिख दिया है। अब ये 6 का 36 है किसका? 6 का है ना मुकम्मल मुरब्बा। तो इस तरह अगर हो तो वो होते हैं रैशनल। लेकिन वो बात कर रहा है इज नॉट अ प्रीफेक्ट स्क्वायर, अगर ना हो तो वो क्या होंगे? इररेशनल नंबर्स। इररेशनल। इसी का पार्ट 4 है आगे, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। दोनों क्या है? इररेशनल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा? इररेशनल। सिंपल। समझ आइए। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5 इसी का, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड। अब ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है एक, जिसमें x बराबर होगा x के। लेट्स सपोज कोई चीज़ है, आप उसको मिरर के सामने रखते हो तो वही चीज़ दोबारा नजर आती है ना। तो ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। मतलब वही चीज़ रिफ्लेक्ट होके सामने आ रही है या नजर आ रही है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देन हमारे पास है इसी का पार्ट 6। पार्ट 6 पे जरा गौर करो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, देन ए
ग्रेटर देन सी, सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो क्या होगा, ए बड़ा होगा सी से ना। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। समझ आई है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का पार्ट 7 है। इसमें 2x की पावर 2 है मल्टीप्लाई 8 की पावर x है इज इक्वल टू 64। वो कह रहा है कि देन x की कीमत हमने बतानी है कि x की कीमत क्या निकलती है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर x है मल्टीप्लाई 8 की पावर x। अब 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं निकाल लेते हैं। 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। 2 कितने टाइम आया है, 3 टाइम है। 2 है 3 टाइम। अब 2 की पावर x मल्टीप्लाई 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3x। ये है किसके इक्वल 64 के, तो 64 के भी फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, क्या निकलते हैं। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। अब ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको मैं सिंपल लिखने लगा हूँ 2 की पावर 6। हमें चाहिए इसमें x की कीमत। अब यहाँ पे गौर करना है कि अगर बेस हो, हम ला कर चुके हैं, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर क्या होती है, पावर ऐड होती है ना। तो पावर इसमें ऐड हो जाएंगी, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब 3x प्लस x क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब ये दोनों की बेस एक जैसी है, ख़त्म। एक्सपोनेंट को बराबर रखेंगे हम सिंपल, 4x इज इक्वल टू 6। अब इसमें से x की चाहिए, x इधर आ गया, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो हमारे पास आंसर क्या निकला है 3/2। समझ आइए किस तरह मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। तुम्हारे पास राइट ऑप्शन इसी का ये वाला ही होगा। इसको अगर आए पेपर में तो सॉल्व करके निशान लगाइएगा। नेक्स्ट है इसी का पार्ट, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो ये वो सिंपल मैं बताऊँ, वो कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स बराबर हैं, अगर हमको इंटरचेंज कर दें, जगह बदल दें, एक को राइट वाले को लेफ़्ट पे कर दें, लेफ़्ट वाले को राइट पे कर दें, तो ये प्रॉपर्टी रियल नंबर में कौन सी है। तो इस सिंपल प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी होती कौन सी है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आगे उसने दे दी है पार्ट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ज़रा गौर करनी है, 75 के फैक्टर्स पहले फाइंड कर लेते हैं, इसके निकलते क्या क्या हैं। 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 27 के भी कर लेते हैं। 3 पे हो रहा है, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9। अब 3 कितने टाइम है, और इसको लिख लेते हैं यहाँ नीचे। 75 की जगह पे लिखूंगा मैं 5 की 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों में प्लस है, प्लस डाल लिया। 27 में की जगह पे मैं लिखूंगा 3 की 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 की 2 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि सिंपल स्क्वायर रूट बराबर होता है 1/2 के। समझ आइए। अब दोनों पे अलग-अलग कर दो, मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म। हमारे पास क्या रह गया, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। अब दोनों को ऐड करो, 5 प्लस 3 8 स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास राइट आंसर होगा, या इसको टिक कर देना ऑप्शन में से, पहले सिंपल इसको सॉल्व कर लेना।
समझ आ गई है। इसके फैक्टर्स फाइंड किए, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर निकला है 8√3। नेक्स्ट है इसी का लास्ट वाला पार्ट है द प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन है, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है। प्रोडक्ट सिंपल, एक ये टर्म दी है एक ये टर्म दी है, दोनों पे ज़रा गौर करो तो ये अलजेब्रिक फार्मूला नहीं बन रहा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। करो फार्मूला अपन। अब a के तौर पे काम कर रहा है 3, a के तौर पे अब काम कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस है सेंटर में तो माइनस आ गया। b के तौर पे क्या काम कर रहा है? स्क्वायर रूट 5, इसी का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 माइनस 5 तो क्या है? 4। तो सिंपल 4 है क्या चीज़? क्या हम 4 को कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है? क्यों, कैसे? क्या 4 के नीचे में अगर 1 लिखूं तो फिर क्या रहेगा? ये 4 ही रहेगा ना। तो ये कौन सी फॉर्म है? द नंबर्स डेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। अब ये देखो ना, वो नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर है इसका। समझ आ गई है? सिंपल, मैंने अकेले को डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, मसला बने तब पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इसी का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं a, b एंड c की, देन वेरीफाई डैट, वेरीफाई प्रूव डैट। तो इसका सिंपल मतलब है कि हम दोनों साइडें सॉल्व करेंगे तो दोनों साइडों का आंसर सेम आना चाहिए। अब ज़रा फर्स्ट वाले इधर लेफ़्ट साइड पे ज़रा गौर करो। मैंने a की जगह पे a पुट की है, b की जगह पे b की वैल्यू पुट की है और c की जगह पे c की वैल्यू पुट की है। अब ये दो ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करते हैं ना। इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 5 15। अब 15 को अंदर रखा है, 3 पे इसको तकसीम किया है, डिवाइड किया है, तो 3 5 15, 5 आ गया। 5 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 5 25, प्लस है, प्लस डाल दिया। इस तरह नेक्स्ट किया है, 15 को अंदर रखा है, 5 पे डिवाइड किया, 5 3 15, 3 7 21। इन दोनों को ऐड किया तो 46 आ गया। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, दोनों को काट दिया, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। इसी तरह इधर 3 1 3, 3 5 15। अब मल्टीप्लिकेशन आमने सामने होती है, 5 1 5, 23 मल्टीप्लाई 1 23। इसको मैंने सिंपल नाम दे दिया है 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का। अब राइट साइड सॉल्व करते हैं इसी की, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी में क्या है? दोनों में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसी तरह ए सी ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी दोनों की वैल्यूज़ लिखी हैं। सबसे पहले ए की लिखी है 3/2, बी की लिखी है 5/3, प्लस था तो प्लस लिख लिया। ए की फिर लिखी है 3/2 और सी की लिखी है 7/5। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती थी, 3 1 3। अब 5 1 5, 2 1 2। अब इसमें कोई कैंसिल नहीं हो रहे थे, सिंपल स्ट्रेट आमने सामने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 21, 5 2 10। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो जब दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास 10 निकला है। अब 2 5 10 होता है, 5 5 25। इस तरह 10 10 के साथ मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा तो क्या रह जाएगा? 21। 21 को जब हमने ऐड किया है 25 में तो आंसर निकला है 46/10। लेकिन ज़रा गौर करनी है, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आंसर आया 23/5। सेम इसी तरह हमें आंसर चाहिए राइट साइड का भी। तो मैंने कैंसिलेशन की है 2 के टेबल पे, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6। तो हमारे पास आ गया आंसर 23/5। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से। तो दोनों का आंसर सेम आया है तो हम सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट इसी का पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी देख लो। सेम वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे ए बी और सी की। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ज़रा गौर करो, ए की वैल्यू पुट की है, उसके बाद बी की वैल्यू पुट की है और सी की वैल्यू पुट की है।
इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद इन दोनों को एलसीएम लिया है तो जो आ गया 6, 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 5s are 10। अब 9 और 10 को जब ऐड करते हैं 19 आ गया ओवर 6 मल्टीप्लाई 7 ओवर 5। अब इन दोनों को कैंसिलेशन नहीं हो रही थी, इसमें सिंपल मल्टीप्लाई किया, 19 को कर दिया 7 के साथ, 6 5s are 30, 19 को जब 7 के साथ किया तो हमारे पास आंसर आया 133, 6 5s are 30। तो इसको मैंने सिंपल नाम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब सेम इसी तरह हम इसकी राइट साइड भी सॉल्व करते हैं। AC प्लस BC इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। A की वैल्यू पुट की है, देन C की है, दोनों में कोई साइन नहीं था, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो मल्टीप्लाई का मैंने सिंपल साइन डाल दिया है। सेंटर में प्लस था तो प्लस है, इस तरह BC भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें ना कैंसिलेशन पॉसिबल थी ऊपर नीचे, 5 1s are 5, 5 1s are 5। इसमें नहीं है, इसमें कोई चीज़ ऊपर नीचे कट नहीं रही। 3 7s are 21, 2 5s are 10। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आ गया। 10 3s are 30, तो 3 को जब मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 63 प्लस 3 10s are 30, 10 7s are 70। अभी दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 133 ओवर 30। ज़रा गौर करनी थी, अभी ये निकला है राइट हैंड साइड का, तो पीछे हम लेफ्ट हैंड साइड का भी निकाल चुके हैं, तो दोनों के आंसर सेम आए हैं। फ्रॉम 1 and 2 हम सिंपल लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी का अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें भी उसने सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह वैल्यूज़ दी हुई हैं, A की दी हुई है, B की दी हुई है, C की दी हुई है। देन वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, किसके हिसाब से, एडिशन के हिसाब से भी करना है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी करना है। अब सबसे पहले करते हैं हम इसको एडिशन के हिसाब से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिख दी है, मतलब एसोसिएट करना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जोड़ना या उसको एसोसिएट कर देना। पहले यहाँ किया है B को एसोसिएट कर दिया C के साथ, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह नेक्स्ट B को एसोसिएट कर दिया है A के साथ, तो ये हमारी है राइट हैंड साइड। सबसे पहले सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इनमें A की वैल्यू पुट की है, B की है और C की है। सबसे पहले इन ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों का एलसीएम लिया तो 4 आ गया, 2 2s are 4, 2 5s are 10 प्लस 7, 10 प्लस 7 कितना होता है 17। अब फिर इन दोनों का एलसीएम लिया है जो 12 आया, 3 4s are 12, 4 4s are 16 प्लस है तो प्लस आ गया, 4 3s are 12, 17 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 51। जब दोनों को ऐड किया 51 और 16 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 67 ओवर 12। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मैंने लिखी है, देन उसके बाद मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं, A की जगह पे A की वैल्यू, B की जगह पे B की वैल्यू और C की जगह पे C की वैल्यू। इधर ब्रैकेट में सबसे पहले दोनों का एलसीएम लिया है जो 6 निकला है। अब 3 2s are 6 होता है, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 3 5s are 15। दोनों को ऐड किया तो निकला है 23 ओवर 6 प्लस, फिर दोनों का एलसीएम लिया तो 12 निकला है। एलसीएम मैंने साइड पे लिया हुआ है, इस तरह लेते हैं एलसीएम। अब ज़रा गौर करो, 6 और 4 का एलसीएम लिया है 12 निकला है, 6 2s are 12 होता है, तो जब 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास निकला है 46, सेंटर में प्लस है तो प्लस लिख लिया। 4 3s are 12, 3 7s are 21, 46 को जब मैंने 21 में ऐड किया तो आ गया 67 ओवर 12। अब ये हमारे पास राइट साइड आ गई। अब ज़रा गौर करना है, लेफ्ट साइड का आंसर क्या था हमारे पास 67 ओवर 12 और राइट का क्या है 67 ओवर 12। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 तो दोनों वेरीफाई हो गई ना, दोनों का आंसर सेम आया, तो हम सिंपल लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसी तरह इसी का अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ज़रा गौर करना है, इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। सिंपल, सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड की है, उसको लिखा है, उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। इसमें अब कैंसिलेशन नहीं हो रही थी ब्रैकेट के अंदर, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। 5 7 जार 35, 2 4 जार 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। ये ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो रही थी इसको। सिंपल 35 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया। 2 3 जार 6, मैंने इसको सिंपल नाम दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिखी है, उसके बाद ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ पुट की हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कैंसिलेशन हो रही थी ब्रैकेट के अंदर। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो नीचे 3 1 जार 3 लिख लिया। दोबारा फिर बाय वाली टर्म के साथ 7/4, इसमें फिर कैंसिलेशन हो रही थी। 2 2 जार 2 के टेबल पे काटा है इसको। 2 5 जार 10, 5 7 जार 35, 3 2 जार 6। अब राइट और लेफ़्ट के दोनों के आंसर सेम आ गए हैं, तो हम सिंपल लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इस पर ज़रा गौर करनी है, ये अहम क्वेश्चन भी है। वो कह रहा है इज़ ज़ीरो आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। वो कह रहा है कि ज़ीरो रैशनल नंबर है, इसको एक्सप्लेन करें। तो पहले समझ लो कि ज़ीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। अब यहाँ मैं समझा देता हूँ। ज़ीरो है, ज़ीरो को मैं लिख नहीं सकता 0/1, फिर भी क्या रहेगा 0। मैं लिख सकता हूँ 0/5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, कोई भी लिख लो। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। अब ये ज़रा फ्रैक्शन फॉर्म जो निकली है, ज़रा गौर करना है इस पर। ये कौन सी फॉर्म, ये रैशनल नहीं है जिसमें हम उसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं नंबर्स को, तो समझ आई है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि ज़ीरो नीचे नहीं आना चाहिए। जैसे ही ज़ीरो नीचे आ जाएगा, आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, मैथ एरर आएगी, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी वो, समझ आई है। तो ज़ीरो हमेशा ऊपर ही रहेगा। ज़ीरो को जब डिवाइड करोगे 1 के साथ तो क्या आएगा 0। मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ मैथ एरर कैसे आती है। 0 डिवाइड 1 क्या आया 0। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं 1 डिवाइड 0 करने लगा हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया मैथ एरर। तो याद रखना है कि 0 को हम अगर लिखेंगे 0/1 तो 0 नीचे नहीं आना चाहिए, समझ आई है। तो ये एक फॉर्म निकल आई है P/Q। अब P/Q की फॉर्म होती है रैशनल फॉर्म, जिसमें मतलब उसमें हम नंबर्स को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम 0 का भी तो लिखा हुआ है ना, मैंने सामने इसको बता दिया कि कैसे लिख सकते हैं। तो सिंपल लिख देंगे यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। Zero is a rational number because it can be written in the form of P/Q। समझ आई है। 0 रैशनल नंबर है बिकॉज क्योंकि हम सिंपल इसको लिख सकते हैं ना P/Q की फॉर्म में। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब P/Q क्या चीज़ है, P/Q बिलोंग्स टू Z। साथ ही एक लाजमी लिख देना Q नॉट इज इक्वल टू 0। या आप इसमें इसको मज़ीद भी लिखना चाहते हो तो सिंपल कह देना कि ये उसकी रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। इट्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। समझ आई है। और एग्जाम्पल के तौर पे साथ लिख देना 0/1 जो मैंने समझाया है, ये 0/5 आप कुछ भी लिख सकते हो, 0/10, 0/100। तो ये सब क्या है, किसके इक्वल हैं, ये 0 के ही इक्वल हैं। समझ आई है। तो सिंपल एग्जांपल लिख देना 0/1 एंड 0/5। समझ आई है। ये वैसे इज इक्वल टू लिखा है कि ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, 0 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर
5। अब इस पर ज़रा गौर करना है कि ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि स्टेट ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स की ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है हमने। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी क्या थी, अब ज़रा गौर करना है इसमें। अगर मैं कह दूँ सिंपल ए बी सी बिलोंग्स या ए बी बिलोंग्स टू आर, तो मैं इसको अब लिखूँगा कैसे। ये बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन है, इसको याद करना है आप लोगों ने। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर या तो ए बराबर होगा बी में, बी के, और या ए ग्रेटर देन होगा बी से, और या तीसरा हम सिंपल लिख देंगे ए लेस देन होगा बी से। अब इसका मतलब समझ लो जो मैंने लिखा है कि मैंने इस तरह इसको क्यों लिखा है। अब कह रहा है कि दोनों ए और बी बिलोंग करते होंगे रियल नंबर से। इधर या तो एक टर्म में या एक इक्वेशन में सिंपल एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है, या तो ए बराबर हो बी के, ए बड़ा हो बी से, या ए छोटा हो सकता है बी से। तीनों में से एट अ टाइम एक चीज़ ही फुलफिल हो सकती है। समझ आ गई है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5। अब रैशनल नंबर्स जिसको हम सिंपल पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कह रहा है कि दो नंबर फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान, वो होने भी चाहिए रैशनल। तो जिस तरह पहले इसको एक्सरसाइज 1.1 में कर भी चुके हैं, तो वैसे ही करना है। एवरेज फाइंड की थी उसमें, इसमें भी कर लेते हैं। पहले सबसे पहले 4 + 5 इसको 2 पे तकसीम करेंगे। एवरेज के लिए जितने नंबर्स हो उतने नंबर पे उसको तकसीम कर देते हैं। अब ज़रा गौर करना है 4 + 5 कितना होता है 9/2। तो ये हमारे पास आ गया है फर्स्ट नंबर। समझ आई है। सेकंड के लिए क्या करना है, इसी आंसर को उठाया था उसमें एक्सरसाइज 1.1 में, और इनमें से सेकंड वाली वैल्यू रख ली थी साथ। फिर उनका क्या किया था, एवरेज फाइंड की थी, तो सेकंड नंबर निकल आया था। सेम इसी तरह करते हैं 9/2 + 5, 9/2 + 5 दोनों को किस पे डिवाइड करना है 2 पे। अब ऊपर ज़रा गौर करनी है 9/2 प्लस, अब जिसके नीचे कुछ ना हो तो क्या होता है 1 होता है, लिख लिया /2। ऊपर एलसीएम लो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। 9 + 10 आ गया /2। अब ये ओवर दोबारा 2 लिख रहे हैं ना, इसको मैं अगर सिंपल आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको सिंपल ये इस तरह लिख देना इसको। 9 को जब ऐड करेंगे 10 में क्या आ गया 19/2, 1/2। सिंपल जिनको ज़्यादा समझ नहीं आती तो वो शुरू से ही इसको इस फॉर्म में या इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। अब सिंपल करो मल्टीप्लाई, 19 1 ज़ार 19, 2 2 ज़ार 4। तो ये हमारे पास आ गया इसी का सेकंड रैशनल नंबर्स। दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में, बट्टे की फॉर्म में, तो दोनों हैं कौन से रैशनल नंबर्स। समझ आइए। फर्स्ट नंबर जो निकला था वो भी रैशनल निकला था P/Q की फॉर्म में। जो सेकंड निकला है वो भी क्या निकला है P/Q की फॉर्म में 19/4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। मतलब सिंप्लीफाई करना है इसको उस हद तक या उस वक्त तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक कि इससे आगे मज़ीद सॉल्व ना हो पाए। अब ज़रा गौर करनी है, ये 5th रूट है तीनों टर्म्स का। मैंने सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसके बाद 1/5 था ना, तो 1/5 को तीनों पे केले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। x की पावर थी 15 मल्टीप्लाई 1/5, y था 35 मल्टीप्लाई 1/5, z था 20 मल्टीप्लाई 1/5। ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है, करो इसको। 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, 5 7 ज़ार 35, 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20।
अब जो बाकी बच गए इनको लिख लिया, तो वो निकला है हमारे पास x की 3, y की 7 और z की 4। तो इससे आगे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अब इस छोटा सा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का ही पार्ट है, ज़रा इसको भी देख लो। ये क्यूब रूट है, इसको मैंने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 27 के जब मैंने फैक्टर फाइंड किए हैं तो 3 की 3 निकले हैं। 27 को 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9, तो 3 1 ज़ार 3, 3 कितने टाइम है 3 टाइम लिख लिया। अब ज़रा गौर करनी है कि बाहर भी 1/3 है, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। 3 को 3 के साथ काटा है तो हमारे पास सिंपल रह गया 3 की 2x, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। समझ आई है। अब इसी के बाद हमारे पास है इसी का पार्ट 3। अब पार्ट 3 1.2 ज़रा गौर करनी है, ये उसी में से या उसी जिस तरह उधर क्वेश्चन थे सेम इसी स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चन है। उसमें n भी था, उसमें एक्सपोनेंट में x भी था। उसमें किया क्या था, आप लोगों ने किया क्या था कि हमने पहले सिंप्लीफाई किया था। पावर जो आ रही थी x या n में, उसमें ऊपर या नीचे से कॉमन लेने के बाद कैंसिल किया था। तो यहाँ भी सेम इसी तरह करेंगे। 6 लिख लिया, 3 की पावर है n+2, n+2 को लैदा कर दिया। 3 की पावर n का लिखा है, इस तरह 3 की पावर 2 भी लिख दिया। दोनों की बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने से दोबारा ये बन नहीं जाएगा। इस तरह नेक्स्ट 3 की पावर n लैदा कर दिया और 3 की पावर 1 कर दिया, -3 की n। अब मेरा टारगेट है कि 3 की n को किसी ना किसी तरह मैं ख़त्म करूं। नीचे से कॉमन आ रहा है, 3 की n कॉमन ले लिया। अब ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है ना, तो दोनों को काट दिया। 3 की n कट गई 3 की n के साथ, क्या रह गया 6 रह गया, 6 लिख लिया। 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ार 9, तो सिंपल लिख दिया 9। नीचे 3 की 1 3, अब 3 - 1 2 आ गया। 6 9 ज़ार 54, इनको फिर काट दिया, कैंसिल कर दिया। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14। तुम्हारे पास आंसर निकला है 27। समझ आई है। ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने 1.2 अच्छी तरह प्रैक्टिस की है तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये एक्सरसाइज 1.3 का ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। जिस तरह फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं था सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें ना तो उसने थोड़ा सा ऑड इंटीजर का जिक्र कर दिया है। प्रोसीजर वैसे ही, बस पहले समझ लो कि ऑड 3 कंजक्टिव ऑड इंटीजर क्या है। कंजक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, मुतवातर, या अगर नंबरों की बात करें तो नंबरों में कोई ना कोई सीक्वेंस लाजमी होना चाहिए। 3 का है तो हम तीन ही लेंगे, लेकिन ज़रा गौर करो ऑड होनी चाहिए, वो ऑड जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। अब मैं इसको ना सिंपल पहले समझाता हूँ, फिर इसको सॉल्व किया हुआ समझा देता हूँ। लेट्स सपोज हमने पहले लेट कर लिया 1 क्या है ऑड, इसके बाद ऑड क्या है 3 है, फिर उसके बाद ऑड क्या है 5। अब ज़रा गौर करना है कि 1 से 3 किस तरह बना है। 1 से 3 किस तरह बना है, 1 में मैं अगर 2 ऐड कर दूं कितना होता है 3 होता है। सेम इसी तरह 1 में मैं कितना ऐड करूंगा कि 5 बन जाए, 4 ऐड करूंगा। समझ आइए, इन तीनों पे ज़रा गौर करना है, इन तीनों पे। तो तीनों में जो जिस तरह मैंने इनका स्ट्रक्चर लिखा है, अगर इस तरह लिखा जाए तो हमारे पास जो नंबर निकलते हैं वो ऑड इंटीजर ही निकलते हैं। समझ आइए। अब सेम इसी तरह मैं अब क्वेश्चन में हम जिस तरह इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि लेट कर लेते हैं, ज़्यादातर वेरिएबल x कर लेते हैं, y कर लेते हैं। मैंने यहाँ सिंपल लेट कर लिया x, मतलब 1 की जगह पे x आ गया, फिर x+2, फिर x+4। तो सेम यही नंबर मैंने लिखे हैं और इन्हीं को लेट किया। x+2 एंड x+4 भी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। इनको लेट कर लिया, बता दिया कि मैंने ये क्यों रखे, मैंने ऊपर ये समझा दिया आप लोगों को सारा कि मैंने इन्हीं ही को नंबर को क्यों रखा है। समझ आइए। अब जो इसी का आंसर निकलेगा वो ऑड नंबर्स में ही निकलेगा। तो हमने सिंपल क्वेश्चन के मुताबिक लिख दिया इसको
तीनों को ऐड करेंगे तो उसने कहा है किसके इक्वल है, इंटीजर इज़ 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर मालूम करने हैं। तो इसको सिंपल लिख दिया 51 के इक्वल 1x 2x और 3x, तो सिंपल 3x हो गया ऐड करने के बाद। 2 + 4 6, ये प्लस का 6 है। दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 51 में से जब हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास निकलता है 45। हमें x चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। तो हमारे पास निकला है फर्स्ट ऑड इंटीजर निकला है 15। 3 कहा था, अब 2 और चाहिए, जो लेट किए थे वही लिखो उसमें। अब x की कीमत नहीं थी अब पहले, अब हमने फाइंड कर लिया तो उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। सेकंड था x + 2, x की जगह पे लिखा है 15 + 2, तो ये 17 आ गया। नेक्स्ट जो थर्ड था नंबर लेट की x + 4, उसमें x की कीमत लिखी है 15 + 4, 15 + 4 19। अब ज़रा गौर करना है कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये तीनों ऑड कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है, समझ आइए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसको क्वेश्चन को पहले समझना है फिर बाद में सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम, मतलब कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पकड़ी हैं इनटू 2 बकेट्स, मतलब कि उसने उनको 2 बकेट्स में डाल दी है। 1 bucket has 28 more balls than the other buckets. How many balls were in each bucket? मैं अगर सिंपल बताऊँ ना आप लोगों को, वो क्या इतनी उसने थ्योरी लिखी, उसका मतलब क्या है। अब्दुल्ला नामी कोई शख्स था, कोई लड़का था, उसने ना सिंपल समझाने के लिए, ये ना एक बास्केट है, इसमें ना टोटल उसने बता दिया है कि टोटल बॉल्स कितनी है 96। अब उसने किया क्या है अब्दुल्ला ने, उसने क्या किया है, उन्होंने दोनों बास्केट में बकेट्स में कह दो, समझाने के लिए बास्केट कह रहा हूँ मैं सिंपल। बॉल्स एक में ना उसने कहा दोनों में डालनी है, एक में अब इसमें हमें नहीं पता कितनी है, मैंने उसको सिंपल x का नाम दे दिया, लेकिन वो कह रहा है कि दूसरी से वो उसमें मोर देन 28 होंगी। मोर देन मतलब ऐड, अगर इसमें 5 हैं तो मोर देन 3 और कर लो, 5 और +3 करेंगे 8 आ जाएगा ना सिंपल। ज़रा गौर करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये लो बार्स भी बना दी हैं छोटी छोटी, अब बार्स ऐसी ही बनी है, बस क्वेश्चन को उसके कंसेप्ट को समझना है कि वो उसमें क्या कह रहा है, ये समझाने के लिए बनाई है, नीट पे ना बनाना आप। सबसे पहले लेट कर लेंगे बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, उसमें मैंने कहा मैंने x लेट कर लिया, मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी बॉल्स हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सेकंड में फर्स्ट वाली से 28 से ज़्यादा बॉल्स हैं। तो बॉल्स इन सेकंड बकेट मतलब कि उसमें मोर देन थी ना, तो हमने सिंपल दोनों अब x + 28 लिख दिया इसको। टोटल बॉल्स कितनी है 96 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ऐड करेंगे तीनों को, x + 28 इज इक्वल टू 96, x + x 2x + 28, ये प्लस का 28 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस। 96 में से 28 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 68। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो हमारे पास निकला है 34। अब हमें पता चल गया है कि इस बास्केट में 34 बॉल्स हैं बकेट में। अब सेकंड में इससे 28 मोर देन होंगी, मतलब ज़्यादा होंगी इससे, तो मैंने सिंपल क्या किया है, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट 34, बॉल्स इन सेकंड बकेट। अब सेकंड बकेट में हमने जो उसमें लेट किया था x + 28, अब x की जगह पर लिख दिया है मैंने सिंपल 34 प्लस का लिखेंगे 28, दोनों को प्लस करोगे तो 62 बॉल्स, मतलब जो फर्स्ट बकेट थी उसमें 34 थी और जो सेकंड है उसमें है 62। समझ आइए। अब इसी के बाद ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझना है। सलमा इन्वेस्टेड Rs 3,50,000 इन अ बैंक, बैंक वाले उसको प्रॉफिट दे रहे हैं किस रेट के साथ,
7 से ही 1/4% के साथ सालाना। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद उन्होंने इस रेट को बढ़ा दिया है। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स, मतलब कि 7 सालों बाद उसके पास कितनी रकम होगी। समझ आइए, इस टाइप का क्वेश्चन 1.3 में हम कर चुके हैं। अब ये रिव्यू दोबारा देख लो, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब उसने ना 7 ईयर्स का जिक्र किया है, ज़रा गौर करना है। 2 ईयर्स का वो बता चुका है कि 2 ईयर्स में ये रेट था, ये तो अमाउंट थी जो उसने जमा करवाई थी बैंक में, उस अमाउंट पे ही उसी को प्रॉफिट मिल रहा था ना। अब सेम मैंने सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पहले 2 ईयर्स का फाइंड करूँगा प्रॉफिट, फिर मैं टोटल 7 का चाहिए, हमें टोटल 7 का चाहिए। 2 का निकल आया 2 का, अब 2 में कितने ऐड करेंगे 7 बन जाए 5। तो नेक्स्ट मैं पहले 2 का किया है, तो नेक्स्ट मैं 5 सालों का करूँगा, फिर उसके बाद दोनों को ऐड कर दूंगा तो प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन ज़रा गौर करना है, उसने कहा है फाइंड द अमाउंट, उसने प्रॉफिट नहीं कहा, उसने अमाउंट कहा है। तो इसमें हम ऐड करेंगे जो रकम उसने बैंक में डिपॉजिट भी करवाई थी, वो भी साथ उसके ऐड करके प्रॉफिट के साथ लिखेंगे, तो उसको बता देंगे कि टोटल अमाउंट उसके पास कितनी है। सबसे पहले मैंने लिखा गिवन प्रिंसिपल अमाउंट, उसको सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया पी से, वो 3,50,000 है। रेट उसने कह दिया था 7 से ही 1/4%। अब ये है मिक्स्ड फॉर्म, ये हमारे पास अगर इस तरह हो ना, इतनी ये इस तरह सही हो वाली 3, तो ये हमारे पास होती है मिक्स्ड फॉर्म। अब ज़रा इसको मैंने सबसे पहले कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के बाद इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। 4 7 28, ऊपर वाली को ऐड करते हैं, 1 ऐड किया तो ये आ गया 29/4। टाइम उसने दे दिया 2 सालों के लिए कर रहे हैं ना हम, तो सिंपल टी 2 ईयर्स। प्रॉफिट फाइंड करना है, पहले 2 ईयर्स का करेंगे, बाद में 5 ईयर्स का करेंगे। तो जब 2 ईयर का करेंगे तो मैंने उसको नाम दे दिया P1, मतलब प्रॉफिट 1। अब ज़रा गौर करनी है, जो अभी बुक्स भी चेंज हुई है, क्लास 8 में आप लोग इसी टाइप के ज़रा क्वेश्चन करके आए हो। ये में भी एक्सरसाइज थी 1.21 सिंपल, ये उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फार्मूला भी इस्तेमाल कर लेंगे प्रॉफिट का, PRT/100। अब P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, मल्टीप्लाई T क्या है, R क्या है, रेट है, T क्या है, टाइम है, ओवर 100। अब जो 100 आया है ना, ये बेसिकली ये उस परसेंटेज का है जो उसने यहाँ साथ लिखी है 7.25%। मैंने P की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखी है, रेट लिखा है 7.25 और टाइम था 2 ईयर्स। अब ज़रा गौर करनी है, नीचे 100 है, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, बाद में डिवाइड कर दिया 100 पे, तो हमारे पास निकला है प्रॉफिट 50,750। ये 2 सालों में उसको जो प्रॉफिट हुआ है ये वो निकला है। 5 ईयर्स का फाइंड कर लेते हैं। मैंने दोबारा प्रिंसिपल अमाउंट लिखी है। अब रेट चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा था कि द रेट वाज इंक्रीज टू 8%, तो हमने सिंपल रेट इसमें रेट रख रही है 8%। टाइम अब कितने सालों के लिए कर रहे हैं, 5 सालों के लिए, 5 ईयर्स रखा है। अब इसको मैंने सिंपल नाम दे दिया P2 का। ये है क्या चीज़, ये भी प्रॉफिट ही है, सिंपल वही दोबारा फार्मूला इस्तेमाल किया है, PRT/100। P की जगह पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखी है, उसके बाद R की जगह पे उसका रेट लिख दिया है। टाइम था 5 सालों का, तो इसमें 5 लिखा है और डिवाइड कर दिया है 100 पे। कर लेते हैं इसको, कितना आता है 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 5 40, ये आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 100 पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000, जो उसको अगले 5 सालों में प्रॉफिट हुआ है 1,40,000। अब ये P2 निकला है। अब उसने यहाँ पे गौर करनी है, वो चेंज भी कर सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, वो पूछ सकता है फाइंड द प्रॉफिट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। अब अगर वो प्रॉफिट पूछे तो फिर आपने क्या करना है, अब दोनों P1 और P2 दोनों को ऐड कर दें तो प्रॉफिट है। लेकिन उसने यहाँ
से पूछा है फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब कि 7 सालों बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो जाहिर सी बात है जो उसने बैंक में रखवाई थी वो भी साथ ही होगी ना, उसके साथ जो उसको उस पर प्रॉफिट हुआ है वो भी साथ मिलेगी। तो सिंपल हम इसको लिख लेते हैं A प्लस P1 P2, ये P1 P2 प्रॉफिट ही है। अब ज़रा गौर करना है, ये प्रॉफिट ये ए है जो बेसिकली ये वो अमाउंट है जो उसने बैंक में डिपॉजिट करवाई थी, वो कितनी थी 3,50,000। P1 कितना निकला है, P1 हमारे पास निकला है 50,750। P2 निकला है 1,40,000। इन तीनों को ऐड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल मैं ऐड कर देता हूँ, क्या आता है प्लस ये हमारे पास निकला 5,40,750। ये एट द एंड उसको इतनी रकम मिलेगी, समझ आई है। 5,40,750 7 सालों बाद जो उसको बैंक से फिर रकम मिलेगी, उसने डिपॉजिट करवाए थे 3,50,000, 7 सालों बाद वो बैंक से लेगी 5,40,750। इसी के साथ ही आज की लेक्चर भी ख़त्म करता हूँ। इसमें चैप्टर 1 भी ख़त्म हो गया हमारे पास और जो रिव्यू थी वो भी मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।